हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आज हालांकि एक ही पॉइंट करेंगे, लेकिन वो पॉइंट बहुत अच्छा है। देखिए, लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा है, हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि किसी भी लेंस के लिए, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, उसका लेंस समीकरण क्या होता है। आप सभी को पता है, 10th में आपने पढ़ा है 1/f = 1/v - 1/u। ठीक है, ये आपको पता है। उसके साथ में हमने वहां क्या देखा था, रेखीय आवर्धन देखा था, m = v/u देखा था, और लेंस शक्ति देखा था जो कि 1/f होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के तुल्य होता है। इतना ही डिस्कस किया था। एक पॉइंट जो आज हम उसी पॉइंट से रिलेट करके लिखेंगे, वो पॉइंट बच्चों ये है कि यदि किसी उत्तल लेंस के लिए u और v के बीच में ग्राफ बनाया जाए, u मतलब बिंब दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी के बीच में ग्राफ बनाया जाता, तो वो ग्राफ कैसा जाता, एक चीज। दूसरा, अगर 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ बनाया जाता तो वो कैसा जाता, ये हम डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा अब ध्यान में रखिएगा बच्चों, ये ग्राफ जो आज हम उत्तल लेंस के लिए पढ़ेंगे, ऐसा का ऐसा ग्राफ आप अवतल दर्पण के लिए भी बना सकते हैं। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। इतना दिमाग में रखोगे ना बच्चों, प्लीज रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मेरे लिए तो ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज है। नेक्स्ट पॉइंट ये है बच्चों हमारे पास में कि जब दो पतले लेंसों को पास पास रख दिया जाता है, तो फिर उस संयोजन की जो क्या कहते हैं तुल्य फोकस दूरी है, वो क्या होगी। उस संयोजन की लेंस क्षमता क्या होगी, उस संयोजन के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है वो लिख देता हूं। आज का जो पहला पॉइंट है वो है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हेतु u तथा v के मध्य ग्राफ। ठीक है, द ग्राफ बिटवीन u एंड v फॉर कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए ये कैसा ग्राफ होगा, तो पहले मैं समझा देता हूं कि u और v की कौन सी वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने कुछ ऐसा ध्यान में रखना है। इस तरफ मैं u लिख देता हूं और इस तरफ मैं v लिख देता हूं। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए एक बार के लिए बात करना चालू करते हैं। आप समझिए बच्चों, पहला केस हम बात कर रहे हैं जब वस्तु अनंत पर थी। ठीक है, जब वस्तु कहां पर थी बच्चों, इनफाइनाइट पर थी, u बराबर इनफाइनाइट होगा। तो फिर प्रतिबिंब कहां बनता है, आंसर है फोकस पर बनता है ना। कैपिटल F लिखना चाहिए, मैं स्मॉल f लिख रहा हूं, गलत है। कैपिटल F पर, फोकस पर बनता है, सभी को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। फिर दूसरा, यदि वस्तु अनंत और 2f के बीच में हो, ठीक है, किसके बीच में हो, अनंत और 2f के बीच में अगर वस्तु हो, तो फिर प्रतिबिंब बनता है f व 2f के मध्य, ये भी पता है। तीसरा, यदि वस्तु 2f पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है। ये वो कंडीशन है जिसके अंदर बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। वास्तविक प्रतिबिंब और वास्तविक बिंब के मध्य की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो हम बोलते हैं 2f यहां से 2f यहां से, टोटल कितनी हो गई, 4f हो गई। ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर अगर वस्तु f व 2f के बीच में रखी हुई हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हम बोलते हैं 2f से परे, या फिर 2f और अनंत के मध्य। 2f से परे या फिर 2f और अनंत के मध्य, यही है। और लास्ट अगर मैं देखूं, मैं बोल सकता हूं कि यदि, समझना इस चीज को, यदि वस्तु कहां पर रखी हुई हो, F पर रखी हुई है, तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है। ये सिचुएशन उल्टी चलती है यहाँ पर, इसमें ऐसा लिखो तो
यहाँ पे ऐसा लिख दो, ठीक है। इसमें ऐसा अनंत से है ना, तो ये अनंत ऊपर आए तो इसमें नीचे, फिर ये वाली चीज इसमें यहाँ पर आ जाएगी, फिर ये वाली ऐसे के ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। ये आप सभी को पता होगा। अब चलिए देखो, अनंत को ग्राफ में कभी शो नहीं कर सकते, ये आप सभी को पता है ना। तो हमने क्या करना है वो समझिए। हमने यहां पर ले लेना है v प्रतिबिंब दूरी और यहां पर ले लेना है u, ठीक है। अब मैं यहां पर f को शो कर रहा हूं, तो स्मॉल f लिख देता हूं दूरी के लिए, और यहां पर इसके f को शो कर रहा हूं, ठीक। तो ऐसी लाइन बना दी हमने। डन हो गया। ये बनाना चाहो तो बनाओ, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इवन ये और ये भी शो करो नहीं करो, ये तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। मैं क्या बताना चाहता हूं वो समझिए। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब u बराबर अनंत हो, ये u इस तरफ, अनंत बहुत ज्यादा दूर होना चाहिए, ठीक है। तो फिर प्रतिबिंब कहां बनता है? f पर, ठीक। तो हम बोलते हैं u अनंत बहुत ज्यादा दूर, प्रतिबिंब कहां बनेगा? f पर। अब वो तो शो नहीं कर सकते, लेकिन अनंत के पास में तो कहीं शो कर सकता हूं मैं, ऐसा, ठीक है। तो आप देखोगे तो ये f पर तो नहीं, लेकिन f से थोड़ा सा आगे की ओर है, क्योंकि अनंत को मेरे को कहां पे बनाना है? f और अनंत को एक जगह बनाना है, f और अनंत को एक जगह। तो अनंत तो बन नहीं सकता था, इसलिए वो हमने छोड़ दिया। फिर इस वाली सिचुएशन पर आओ। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा? 2f का 2f पर। तो अगर ये f है तो फिर 2f यहां पर होगा, जहां पर ये दोनों काटे, ऐसा। अब समझना, अब ये थोड़ा सा गेम समझिए। अनंत और 2f के बीच में u, तो इस तरफ अनंत और 2f ये रहा, ठीक है। इस तरफ अनंत और 2f ये रहा, तो ये u है ना, इसके बीच में। जब ऐसा हो तो प्रतिबिंब किसके बीच में बनता है? f और 2f के बीच में। प्रतिबिंब f और 2f के बीच में बनेगा। तो ये तो प्रतिबिंब का क्राइटेरिया है और ये वस्तु के होने का क्राइटेरिया। तो हम बोलेंगे यहीं पर कहीं पर कोई बिंदु मिलेगा, ऐसा मान लिया हमने, ये, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि प्रतिबिंब तो इस दूरी के बीच में कहीं पे भी हो और वस्तु इस दूरी के बीच में कहीं पर भी हो। तुमने बोला यहां पर कहीं पर मान दो आप, ठीक है। फिर इसके आगे चलो, ये भी कर चुके। f और 2f के बीच में वस्तु हो, f और 2f के बीच में वस्तु हो, ये वस्तु का गैप है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहां पर होना चाहिए? 2f और अनंत के बीच में। ये 2f और अनंत इधर, तो प्रतिबिंब का गैप ये और वस्तु का गैप ये, तो कॉमन एरिया ये हुआ क्या? इस कॉमन एरिया में मैं बोल रहा हूं कहीं यहां पर, ऐसा, ठीक है। और फिर फाइनली देखो, जब कहां पर वस्तु कहां पर हो? f पर, यहां पर। प्रतिबिंब कहां पर हो? अनंत पर, तो बहुत ज्यादा दूर, ऐसा कोई ऊपर जाएगा, ठीक। तो जब हम इस चीज को मिलाने की कोशिश करेंगे, ये अनंत तो बहुत ज्यादा दूर जाना चाहिए, तो मैं ऐसा बोलूंगा ये ग्राफ ऐसा जाएगा, यूं, इस तरीके से, है ना, अति परवलयाकार जाएगा, ठीक। अब इस ग्राफ को एग्जाम में कैसे बनाना है वो समझ लीजिए। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना ही दर्शाना है, क्या भाई? इस तरफ आप u लिखेंगे, इस तरफ आप v लिखेंगे, ग्राफ इस तरीके से कुछ बनाएंगे और फिर 2f इधर, 2f इधर। ये दर्शा के आना है कि जब 2f पर होता है तो प्रतिबिंब भी 2f पर बनता है और ग्राफ का शेप ऐसा जाता है, ठीक है। इतना करके आओ, काम हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें काम करना पड़ता है। ये अब अगर 1/u और 1/v के बीच में बनाते हैं तो आप गौर करते, समझना इस चीज को। अगर मैं, ये तो समझ में आ गया, इसको तो उतार लीजिए, ठीक। अब अगर मैं इस चीज को ऐसा करूं, समझो, ये 1/v होता और ये 1/u होता, ठीक। इसमें सिर्फ इसी सिचुएशन को यूज करो,
इसको और इसको। ठीक, ये क्या बोल रहे हैं वो समझिए। अगर मैं 1/u करूं, 1/u मतलब 1/अनंत, मतलब u बराबर 1/u बराबर 0, 1/u बराबर 0, ये तो फिर v बराबर क्या होगा, 1/f होगा, ऐसा ही होगा। सॉरी, 1/v बराबर क्या होगा, 1/f होगा, यही सीन है। ठीक, तो मैं बोला ये ऐसा है तो फिर ये यहां पर होगा 1/f मान लेता हूं। ठीक है, पता चला। नेक्स्ट इधर आओ, u अगर 1/f हो तो v कितना होगा, 1/∞, सॉरी 1/u बराबर अगर 1/f हो तो 1/v बराबर 1/∞, दैट इज 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये v0 यहां पर है और u 1/f यहां पर होगा। ठीक है, ये 1/f u, तो हमें ये पता है कि v0 और 1/f, तो फिर पॉइंट तो यही मिला। ठीक, एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, और जब आप ये सारी रामायण बीच वाली करोगे ना तो ये ग्राफ आपको ऐसा मिलेगा, इस तरीके का। तो जब 1/u और 1/v के बीच में बनाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, इस तरीके की। ठीक, चलिए, और जब u और v के बीच में बनाते हैं तो फिर अति परवलयाकार ग्राफ मिलता है। हम u और v के बीच वाला ही बनाते हैं, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब भी आप u और v के बीच का ही बनाएंगे। टीचर आपको 1/v और 1/u के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाती है उस केस में। ठीक है, जबकि u और v के बीच में ग्राफ बनाने में कैलकुलेशन नहीं होती, बस आपको u और v की वैल्यू निकालनी होती है प्रैक्टिकल से और फिर ग्राफ में पुट करो। और ग्राफ तो बनाना आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ग्राफ नहीं बनाना आता, टीचर का मुंह ताकते रहते हैं कि कब सर आकर के ग्राफ बना जाएंगे। मेरे को याद है, मेरे को याद नहीं कि किसी बच्चे ने ग्राफ खुद ने बनाए हों, अभी तक याद नहीं। उनको मतलब ग्राफ दूसरा कॉपी करने के लिए देते कि ये ले इसमें से उतार ले। कम से कम बच्चों ग्राफ बनाना तो सीख लो, अभी भी तुम्हारी ये हालत है। और तब टीचर को गुस्सा आता है प्रैक्टिकल में कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी ग्राफ नहीं बना पाते, उन्हें पता ही नहीं होता कि गैप कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर का लूं या 10 सेंटीमीटर का लूं। तब टीचर को गुस्सा आता है बच्चों। प्रैक्टिकल के टाइम में एक बैच 20 जने का और 20 बच्चों को काम करवाना खांडे की धार है बच्चों। क्योंकि प्रैक्टिकल के टाइम पे तुम कुछ तो याद करके आते नहीं हो, यही सोचते हो कि टीपेंगे, और टीपने के चक्कर में कुछ याद करते नहीं हो। फिर ताकते रहते हो कि हाँ सर कब पर चला के देंगे या हम कब जेब में से पर्चा निकालेंगे। चलिए, तो ये हो गया, डन हुआ। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, 2 पतले, टॉपिक ध्यान में रखिए, 2 पतले समाक्षीय लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी रेखीय आवर्धन एवं लेंस शक्ति। The resultant focal length, linear magnification and power of lens for a combination of 2 thin lenses और 2 thin coaxial lenses। ठीक है, आपको क्या करना है वो समझिए। देखो, समाक्षीय को बोलते हैं कोएक्सियल, लेंस तो लेंस हो ही गया, पतले को थिन बोलोगे तो 2 थिन कोएक्सियल लेंसेज यहाँ से हो गया। संयोजन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, और ये चीज मैंने आपको बता दिया। तुल्य बच्चों रिजल्टेंट होता है। ठीक है, इक्वलेंट या फिर रिजल्टेंट, वैसे इक्वलेंट आप यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए, अब ये क्या बोल रहा है, 2 लेंस पतले होने चाहिए और वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, है ना, और उनका अक्ष समान है, ऐसा। तो ये मैं मान लेता हूं वो अक्ष है। ठीक है, ये वो अक्ष था। ये वो अक्ष था। ठीक, और उस पे एक लेंस ऐसा रखा हुआ, देखना अब इस चीज को।
पहला लेंस, इस लेंस को L1 लिख देते हैं, इसका फोकल लेंथ f1, इसका लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब रेखीय आवर्धन m1 और इस लेंस की शक्ति p1 है। ठीक है, इसका प्रकाशिक केंद्र मैं बोल रहा हूँ O1 है। फिर यहाँ पर एक दूसरा लेंस और पतला लेंस ही होना चाहिए, ये ऐसा रख दिया, थोड़ा डायग्राम सही बना लीजिएगा, है ना। इसके लिए हमने बोला कि O2 प्रकाशिक केंद्र है, इस लेंस को L2 बोला, इसकी फोकल लेंथ f2, रेखीय आवर्धन m2 और लेंस शक्ति p2 है। डन हो गया। इन लेंसों के लिए संयोजन के लिए एक प्रकाश स्रोत, बिंदुद प्रकाश स्रोत जो है वो कोई बिंदु P पर है। ठीक है, अब ये थोड़ा समझने लायक बात है बच्चों। ठीक, हमें क्या करना है, अगर दो लेंसेज बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे सटे हुए रखे हुए हो ना, तो हमें ये ज्ञात करना है कि इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी है। ठीक है, ये हमें ज्ञात करना है। चलिए काम कैसे करेंगे वो समझने लायक बात है। तो हमने बोला, समझना, अगर यहाँ पे प्रकाश स्रोत रखा हुआ है तो ये U हो जाएगा, ये वाली दूरी है ना। O1 से लेकर P तक की को हम क्या मानेंगे, U मानेंगे, और P से O2 तक की दूरी भी U मानी जाएगी। O1 से लेकर P तक की दूरी U है और P से लेकर O2 तक की भी दूरी U ही मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी, क्योंकि दोनों लेंस बहुत पतले हैं, तो O1 और O2 एक जैसे की तरह ही काम करेंगे, एक बिंदु की तरीके से ही काम करेंगे। ध्यान में रखना, इस तरीके से डेरिवेशन किया गया। जो प्रकाश की किरण बच्चों प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है वह बिना विचलित हुए ही निकल जाती है। ठीक है, अब एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है U, चूंकि ये अभिसारी लेंस है, उत्तल लेंस है ना बच्चों, अभिसारी लेंस है, तो क्या करेगा, ये मिलाएगा, अभिसारित करेगा प्रकाश की किरण को। तो ये अभिसारित करने का प्रयास करता, तो ये ऐसे मोड़ेगा U। अब ये ऐसे मोड़ तो दिए इसने, लेकिन इसके रास्ते में एक और लेंस आ गया L2। अगर ये L2 नहीं होता तो फिर ये प्रकाश की किरण ऐसी जाती, और यहां पर कोई बिंदु होता I1 जहां पर फाइनल प्रतिबिंब बनता, लेकिन बनता है नहीं, ये बात ध्यान में रखना। I1 किसके कारण प्रतिबिंब है, L1 के कारण है। कब, जब L2 नहीं होता तब। ठीक है, तो हम कह सकते हैं I1 देखा जाए तो एक आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, और फिर अब समझना, ये प्रकाश की किरण ऐसे ही तो आई, इसे आगे रिट्रेस किया तो पता चला कि ये I1 से रिलेटेड। तो हम बोलते हैं कि ये जो L2 लेंस है इसके लिए वस्तु कहाँ है, आंसर है I1 पर है ना। ये I1 जो है ये वस्तु की भांति कार्य कर रहा है। ठीक, चलिए, और ये वापस से और अभिसारित करेगा, तो अब ये और अभिसारित करेगा, तो ऐसा I पर फाइनल प्रतिबिंब बना। तो इस L2 लेंस के लिए बिंब कौन, I1, इस L2 लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन, I। ठीक है, चलिए अब यहां पर ही थोड़ा ध्यान में रखें, ये O1 से I1 तक की दूरी V1 है बच्चों, है ना, जबकि ये जो दूरी है O2 से I तक की दूरी ये V है। ये ध्यान में रखना, O2 से I तक की दूरी V अंतिम प्रतिबिंब की, और O1 से I1 तक की दूरी V1। ये बात ध्यान में रखो, अगर मैं O2 से I1 भी लिखूं तो भी मैं V1 ही लिखूंगा। क्यों, क्योंकि O1 और O2 क्या है, एक ही बिंदु माने जा सकते हैं, लेंस पतले हैं ना इसलिए माने जा सकते हैं, अदरवाइज है नहीं, लेंस पतले हैं इसलिए माने गए। ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये दोनों लेंसों को अगर एक ही लेंस मान लिया जाए तो फिर इस तुल्य जो लेंस बना उसकी तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, उसकी रेखीय आवर्धन और लेंस शक्ति क्या होगी, वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो हमने क्या करना है वो समझिए। हम बोलते हैं पहले L1 लेंस के लिए काम करो, फिर L2 लेंस के लिए काम करो, और फिर देखते हैं कि क्या जुगाड़ बैठता है ना। चलिए, तो अब ये थोड़ा समझने लायक बात है, और जैसा समझाऊं बच्चों वैसा ही काम करेंगे। तो हम बोलेंगे, समझना थ्योरी कैसे लिखनी है, कि माना दो पतले समाक्षीय लेंस जिनकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है, जिनका रेखीय आवर्धन क्रमशः m1 तथा m2 है, A1 जिनकी लेंस शक्ति P1 तथा P2 है, एक ही अक्ष पर रखे गए।
समाक्षीय तो एक ही अक्ष पर रखे जाएंगे तथा इनके अक्ष पर प्रारंभिक लेंस L1 से U दूरी पर एक बिंदुवत प्रकाश स्रोत रखा हुआ है जिसका अंतिम प्रतिबिंब I बिंदु पर प्राप्त होता है। क्लियर है? तो UA और VA ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसकी तुल्य फोकस दूरी f मानूं तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u हो जाएगा तुल्य संयोजन के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। चलिए काम करना चालू करते हैं। तो हम सबसे पहले L1 लेंस के लिए काम करते हैं। तो L1 लेंस हेतु समझिएगा वस्तु O1 से U दूरी पर स्थित बिंदु P पर है तथा यदि L2 लेंस को हटा दिया जाए तो I1 पर प्रतिबिंब प्राप्त होता है, यही तो है। अतः लेंस समीकरण से, कौन से समीकरण से बच्चों? लेंस समीकरण से। लेंस समीकरण क्या होता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही तो होता है। L1 लेंस है, उसके लिए फोकल लेंथ f1। फिर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आंसर है v1। इस L1 के लिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? I1 पर, जो कि कितनी दूरी पर है? v1 पर। तो मैं v1, वस्तु तो u दूरी पर लिखी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। चलिए, तो ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन से लेंस के लिए? L2 लेंस के लिए। अब लिखते हैं L1 लेंस द्वारा प्राप्त आभासी प्रतिबिंब L2 लेंस हेतु किसकी भांति काम करता है बच्चों? बिंब की भांति। कार्य करता है, ठीक है। तो L2 लेंस के लिए वस्तु कहां पर है? I1 पर है। प्रतिबिंब फाइनल कहां पर बनेगा? I पर बनेगा तथा I बिंदु पर अंतिम प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। अतः अब ये बात ध्यान में रखना बच्चों, मैं चाहे O1 I1 या फिर O2 I1, ये दोनों ही मेरे लिए तो V1 ही है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिंदु एक ही जगह पर मानूंगा मैं तो, ठीक है। अतः लेंस समीकरण से, हाँ भाई, लेंस समीकरण क्या था? 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये तो था 1/f। दूसरा लेंस है ना f2, 1/v, अंतिम प्रतिबिंब v दूरी पर ही बन रहा है, ठीक है। 1/u, u कहाँ है? तो हम बोलते हैं इसके लिए तो u बच्चों ये है v1, क्योंकि ये वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। I1 वाला बिंदु ही वस्तु की तरह कार्य कर रहा है। तो ये जो हमने u लिखा है ना, इसको हटाना पड़ेगा और इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? v1, ठीक है। ये हो गया समीकरण नंबर क्या बच्चों? 2। डन हो गया क्या? समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ सकते हैं। देखो क्या फायदा होगा जोड़ने से। जब आप इन चीजों को जोड़ोगे बच्चों तो गौर करो, 1/v यहाँ पर है, 1/u यहाँ पर है, ये 1/v1 इधर प्लस का है, इधर माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी? 1/v माइनस 1/u, यही बनेगी।
गौर करो, तुल्य संयोजन में भी यही है क्या, वस्तु u दूरी पर रखी हुई है, प्रतिबिंब v दूरी पर बन रहा है, तो इसके लिए भी 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। तो क्या होगा, हमें ये पता चल जाएगा कि जब इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें तुल्य लेंस की फोकस दूरी का एक इक्वेशन प्राप्त होता है। देखो कैसे प्राप्त होता है वो देखो, तो हम लिख रहे हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जोड़ो भाई, इन दोनों को जोड़ो, 1/f1 प्लस 1/f2, यही होगा। इधर देखो इनको भी जोड़ो, तो ये है 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1, 1/v1 से 1/v1 कैंसिल। इसको थोड़ा अरेंज मैनर में लिखना पड़ेगा, 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। देखो ये जो था ना, इसको उठा करके पहले लिख दिया क्योंकि प्लस का था, ये माइनस का था, इसे बाद में लिख दिया, इसे हमने क्या दिया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हम क्या बोल रहे हैं, यदि L1 और L2 को एक ही लेंस माना जाए जिनकी तुल्य फोकस दूरी f हो, जिसके लिए वस्तु u दूरी पर एवं प्रतिबिंब v दूरी पर प्राप्त होता हो, तब तो हमने बोला यदि L1 व L2 के स्थान पर इनकी तुल्य फोकस दूरी f के किसी लेंस को रखने पर लेंस समीकरण से L1 और L2 को हटाया, उनके स्थान पर एक तुल्य फोकस दूरी का क्या रखा हमने, लेंस रखा, और उसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी मानी हमने, f मानी। तो फिर क्या होगा, लेंस समीकरण बोलेगा 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यही बोलेगा लेंस समीकरण, तो यही होता है। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर क्या बच्चों, 4। गौर करो, समीकरण 3 और 4 तो एक ही चीज बोल रहे हैं, ये और ये तो बराबर है, इनका RHS तो बराबर है, तो फिर ये LHS भी तो बराबर होगा भाई। ठीक, अतः समीकरण 3 व किससे बच्चों, 4 से क्या होगा, ये तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया 1/f1 प्लस 1/f2। ये ध्यान में रखना देवताओं कि जब दो लेंसों को ऐसा जोड़ दिया जाए, ऐसा युग्म बना दिया जाए, और फिर बोले कि इन दोनों लेंसों को अगर एक ही लेंस मान दिया जाए या संयोजन की तुल्य फोकस दूरी बोली जाए, तो फिर संयोजन की तुल्य फोकस दूरी क्या होगी, 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। इसको सॉल्व करके f निकाला जा सकता है। f क्या है, संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, ये ध्यान में रखना। यहाँ f संयोजन की तुल्य फोकस दूरी है। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे बच्चों। तो ये तो 2 लेंस के लिए थी, ज्यादा लेंस के लिए होगा तो भी हम देख सकते हैं कि ये कैसे प्राप्त होगा। अभी इस चीज को उतारो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। ये सिंपल था, बहुत सिंपल है बच्चों, ये वाला दो। आपको क्या करना है, पहले L1 लेंस के लिए 1/f वाला इक्वेशन लिखना है, और फिर L2 लेंस के लिए वही 1/f वाला इक्वेशन लिखना है, और फिर दोनों को जोड़ लेना है, और उससे जो फाइनल वैल्यू आएगी वही क्या होगी, तुल्य फोकस दूरी से रिलेटेड हो जाएगी। इतना ही काम करना था हमें। तो आज हम इसके संबंधी न्यूमेरिकल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे बच्चों। सभी बच्चों से निवेदन है जो ये वीडियो देख रहे हैं और जो वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, कि बच्चों वीडियो को डाउनलोड करके भी देख रहे हो तो भी एंड तक देखो, है ना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियो को,
हाँ, आपके पास में टाइम है तो इसको शेयर भी करते चलो, है ना। और राजस्थान में तो 30 नवंबर तक स्कूलें नहीं खुलेंगी, लेकिन अब स्कूल्स को सब्र नहीं हो रहा है। खैर बात भी सही है, क्योंकि ज़ीरो सेशन नहीं करने वाले हैं, एग्ज़ाम तो लगेगी, ये तो निश्चित कर दिया गया है। अब जब एग्ज़ाम लगेगी तो बच्चों को तैयारी करवाना भी तो आवश्यक हो गया। तो कुछ स्कूलें राजस्थान में अब ऐसी हैं जो कि पढ़ाई करवाना चालू करवा रही हैं, फिज़िकल क्लासेस लेंगी, बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा क्लास लेने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा तसल्ली से जाएं, सैनिटाइज़र साथ में लेकर जाएं। सैनिटाइज़र अगर महंगा पड़ता है तो फिर साबुन अपने साथ में लेकर के जाएं, प्लीज़ प्लीज़ लेकर के जाओ बच्चों, ये आपकी सुरक्षा के लिए ही होगा। हालांकि स्कूल वाले सैनिटाइज़र की पूरी सुविधा देंगे आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो, ठीक है। तो एक छोटा सा 5 रुपये का साबुन रखने में कहाँ दिक्कत आ रही है। वो साबुन कम से कम अपने बैग के साइड पॉकेट के अंदर डाल लो कि कभी भी आवश्यकता पड़े हाथ धो लिया, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है बच्चों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, डन हुआ ये। चलिए, अब इसके बाद में ये तो हो गया फोकस दूरी, है ना। अब फोकस दूरी के बाद में हम क्या निकालेंगे बच्चों, रेखीय आवर्धन और लेंस शक्ति। मैं लेंस शक्ति पहले निकाल देता हूं। या फिर रेखीय आवर्धन भी देख लो। तुल्य रेखीय आवर्धन। तुल्य रेखीय आवर्धन क्या होगा वो समझिए बच्चों। ये सिर्फ इतना ही है, देखो ना, समझना इस चीज को। पहले लेंस के लिए मैं m1 लिखूंगा, है ना, और m1 बराबर क्या होगा बच्चों वो समझिए। इसका v1 है, v/u लिखते हैं अपन, है ना। अपन क्या लिखते हैं, v डिवाइडेड बाई u लिखते हैं। और v कहाँ पर है, v1 पर, और u कहाँ पर है, u पर ही था, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए ये हो गया। दूसरा लेंस L2 था, उसके लिए m2 लिखता मैं, वो भी v/u लिखता, उसका v तो v दूरी पर ही है, और u कहाँ पर है, आंसर है v1 पर है। u वस्तु i1 ही तो थी, वो v1 पर है। ऐसा ही है, दोनों को गुणा कर दो, m1 गुणा m2 क्या आएगा बच्चों, v1/u इंटू v डिवाइडेड बाय v1। v1 से v1 कैंसिल, बताओ भाई v/u आया क्या। और तुल्य, तुल्य रेखीय आवर्धन यही तो होता है, v/u, यही तो आना चाहिए था। देखिए वही आ रहा है। तो जब हम तुल्य रेखीय आवर्धन की बात करते हैं तो हमने बोला कि m की वैल्यू आएगी क्या बच्चों, m1 को किससे गुणा करना पड़ेगा, m2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या निकलेगा, तुल्य रेखीय आवर्धन। तुल्य लेंस शक्ति, तुल्य लेंस शक्ति, लेंस शक्ति कैसे निकाली जाएगी तुल्य, तो देखो यहां से 1/f, फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही लेंस शक्ति होती है। तो हम बोलते हैं 1/f को अगर मैं p लिखूं, तुल्य लेंस शक्ति, तो 1/f1 क्या होगा बच्चों, p1 होगा, पहले लेंस के लिए शक्ति, और 1/f2 क्या होगा, p2 होगा। तो p = p1 + p2, डायरेक्ट जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना था, सिंपल है। चलिए, अब ये काम 2 लेंसों के लिए किया गया, ठीक है। अगर बहुत सारे लेंस इसी तरीके से एक दूसरे के सन्निकट और समाक्षीय रखे गए हो, मतलब लेट्स सपोज करो ऐसा 1 2 3 4 5 6, ऐसे बहुत सारे लेंस रखे हुए हो समाक्षीय, ठीक है। अगर ऐसे बहुत सारे लेंस रखे हुए हों जिनकी फोकस दूरी f1 f2 f3 डॉट 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 हो, रेखीय आवर्धन m1 m2 m3 डॉट 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 हो, और लेंस शक्ति p1 p2 p3 डॉट 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 हो, तो फिर तुल्य फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सेम इसी को कॉन्सेप्ट उठाना है, यही कॉन्सेप्ट उठाना है। तो लिखा कैसे जाएगा वो समझिए, समझना भी इस चीज को। अब यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा। यदि स्मॉल n लेंस, देखो मैंने उत्तल लेंस ही लिया है, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा उत्तल लेंस ही हो, एक उत्तल एक अवतल भी हो सकता है ना, ये ध्यान में रखिएगा। यदि स्मॉल n लेंस समाक्षीय एवं सन्निकट रखे हों तो तुल्य फोकस दूरी का तो फॉर्मूला होगा क्या बच्चों, 1/f1
प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस 1/f4 डॉट 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 1/fn तक। फिर रेखीय आवर्धन क्या होगा, m1 गुणा m2 गुणा m3 गुणा m4 डॉट 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 जितने भी लगे हुए हैं। तुल्य शक्ति क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 डॉट 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 जितने भी हैं। ठीक है, इस तरीके से निकाला जाएगा। तो ये चीज़ उतारो जल्दी से। ठीक है, फिर आगे एक और काम करते हैं, एक फॉर्मूला और लिखाना है मेरे को। चलिए मैं फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, आप इस चीज़ को उतारो फिर बताता हूँ। अब ये चीज़ जो अपन आगे करने वाले हैं, मतलब अब जो मैं लिखने वाला हूँ वो अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। कोर्स मतलब किताबों में नहीं दिया हुआ होता, लेकिन इसके न्यूमेरिकल नहीं आया ऐसा ना हो, ऐसा नहीं। सीबीएसई में, एनसीईआरटी में तो ये पूछे जाते हैं। क्या है वो समझिए, ये तो उतार लो, उतार लिया ना, उतारे लिया होगा, जब तक मैंने मिटाया होगा तब तक उतार लोगे तुम। ठीक है, अब देखो, यदि समझना, यदि दो समाक्षीय लेंसों के प्रकाशिक केंद्रों के मध्य अल्प दूरी d हो, तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि पहले तो चिपके हुए थे लेंस, अब ये चिपके हुए नहीं है, ऐसा कुछ दूरी पर है, इनके बीच की दूरी है कुछ d। फिर क्या करोगे देवताओं, फिर फोकस दूरी कैसे निकाली जाएगी? तो हमने बोला इसकी फोकस दूरी f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है, तो 1/f देख लीजिएगा इज इक्वल्स टू तुल्य फोकस दूरी 1/f1 प्लस 1/f2 ही है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आएगी माइनस df1 f2। ठीक है, ये ध्यान रखना, माइनस का d डिवाइडेड बाय f1 f2, ये ध्यान में रखना इस चीज़ को। तो फिर पावर क्या होगा, तो पावर तो इसी से बना सकते हो, 1/f को p लिखते हैं, 1/f1 को p1 लिखते हैं, 1/f2 को p2 लिखते हैं, ये d ऐसा का ऐसा 1/f1 p1 1/f2 p2। ये फॉर्मूला बन गया क्या शक्ति का, पावर का। हाँ, m रेखीय आवर्धन में कोई फर्क नहीं है, m1 इंटू m2 आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, दूरी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम काम करेंगे, ये पता चला। तो इस चीज को ध्यान में रख लीजिएगा, इसका भी एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि ये अगर सवाल आ गया तो फिर हमें कैसे अप्रोच लगानी है। ठीक है, चलिए अब उतार लीजिए, इसके बाद में न्यूमेरिकल करवा देता हूँ। 2 या 3 न्यूमेरिकल से आपको ये चीज पता चल जाएगी, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल बहुत ईजी आते हैं बच्चों, इस पर्टिकुलर पॉइंट के न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं। हो गया? चलिए, ओके, चलिए देखिए इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। और देखिए पहला न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि 6 तथा -2 डायप्टर क्षमता के, क्वेश्चन क्या है, 6 तथा -2 डायप्टर, डायप्टर तो आपको पता ही है मात्रक किसका है, लेंस शक्ति का है, डायप्टर क्षमता के 2 लेंसों
दो लेंसों को सटाकर रखा गया है। ठीक है, इनको सटाकर रखा गया है। निकाय की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, या निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करो। अप्रोच अलग अलग हो सकती है काम करने की, मैं एक सिंपल पैटर्न ही यूज करूंगा। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि P1 का मान दिया हुआ है 6 डायप्टर, अगर प्लस का है तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस था, इतना मेरे को पता है। हालांकि इसका क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। P2 माइनस का 2 डायप्टर, अगर माइनस का है तो फिर ये कौन सा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस है। ठीक है, तो तुल्य शक्ति कितनी होगी? तो तुल्य शक्ति होगी P1 प्लस P2, ये हमने पढ़ा है। P1 प्लस P2 कितना? 6 माइनस 2, अरे प्लस लगाओगे तो भी बीच में माइनस का निशान तो आना ही है। कितना आएगा? 4 डायप्टर आ गया। चलिए, अगर शक्ति आ गई तो तुल्य फोकस दूरी और शक्ति एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। P इज इक्वल्स टू 1/f, तो F इज इक्वल्स टू 1/P, तो मैं लिखूंगा 1/4। P का मान तो 4 ही था, 1/4 मात्र क्या बच्चों? मीटर। सेंटीमीटर में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, कितना? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये काम होगा। सिंपल सा था सवाल, है ना। चलिए, अब इसके बाद में 1 मिनट में मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखिए अगला क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है। अच्छा सवाल होगा ये शायद। देखिए क्या बोल रहा है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, कौन सा लेंस है बच्चों? उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के कौन से लेंस? अवतल लेंस, लेंस खा गया हूं भाई मैं, के साथ सटाकर रखा गया है। सटाकर रखा गया है, ठीक बात है। तो संयोजन की क्षमता ज्ञात करो। आपको क्या ज्ञात करनी है? संयोजन की तुल्य क्षमता ज्ञात करनी है। फोकस दूरी दी हुई है, क्षमता ज्ञात करनी है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, पहले तो 1/f निकालो। 1/f इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1/f1 प्लस 1/f2, यही होगा। फिर 1/f1 1/20, और लेंस देखो कौन सा है, तो अब देखो उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस की लिखी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। F2 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की, तो ये माइनस का 1/10 आएगा। क्या होगा? लघुत्तम लिया तो 20 आएगा क्या? तो ये हो गया यहाँ पर 1, यहाँ पे 2 आएगा माइनस का, समझना, माइनस का 1/20, ये 1/f है। ठीक, और ये 20 किस में था? सेंटीमीटर में था। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ऐसा ही तो है, और किस में था? डन हुआ ये। चलो अब मैं बोल रहा हूं कि ये आपका यही लेंस शक्ति है बच्चों, यही लेंस शक्ति है 1/20। कैसे? अब देखो, तो हम बोलते हैं P इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/f होता है। F क्या है पता चल रहा है? 1/f 1/20, और वो भी कैसा? माइनस का। लेकिन क्या ये सही आंसर है? आंसर है गलत है ये। क्यों गलत है? इसका कारण है ये सेंटीमीटर में है, जबकि पावर के लिए जब आप डायप्टर देते हो तो वो किस में आता है? मीटर में। आप देख रहे हो फोकस दूरी मीटर में निकल रही है, फिर उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 100 से गुणा करके। ठीक, तो जब मेरे को ये काम करना हो तो मेरे को ऊपर इसे किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से, तब जाके ये डायप्टर में कन्वर्ट होगा। ये बात ध्यान में रखना। तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, नीचे 100 से भाग लगाऊं या फिर ऊपर 100 से गुणा कर दूं? कितना आएगा? 5 आएगा क्या? तो आंसर है -5 डायप्टर। ये बात ध्यान में रखना।
ठीक है, वो जो सेंटीमीटर में था वो मीटर में कन्वर्ट होना जरूरी था, इसलिए 20 में 100 का भाग लगाया, तो 100 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ध्यान में रखना। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। एक अच्छा सवाल है बच्चों। पहले तो आपने 1/f निकाला, 1/f ही p होता है, लेकिन वो सेंटीमीटर में था इसलिए उसे मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी हो गया, है ना। तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल भी हो गया हमारे पास में। -5 डायप्टर, ध्यान में रखना ये 100 से अंत में गुणा होगा। अब आगे देखो, अगला एक और है, 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो पतले लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। ये देखो, ये जैसा मैं आपको बता रहा था, क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर के दो पतले, कौन से लेंस दे रखे हैं, पतले लेंस ही दे रखे हैं, और ये भी नहीं बोला कि उत्तल है या उत्तल है, तो अपन उत्तल मान करके चलेंगे। फोकस दूरी वाले हाँ के दो पतले लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, ठीक बात है। संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी, संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी, ठीक, ये थोड़ा समझना। 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, फोकस दूरी नहीं लिखा मैंने, फोकस दूरी के दो पतले लेंस जो है वो कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। आपको कुछ दिया हुआ है, f1 बराबर क्या बच्चों, 10 सेंटीमीटर, f2 बराबर कितना, 15 सेंटीमीटर, फिर d की वैल्यू कितनी, 10 सेंटीमीटर। बताओ भाई 1/f इक्वल्स टू क्या था, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d f1 f2। बताओ भाई ये लिखा है था क्या, ऐसा ही था। तो 1/f1 मतलब 1/10, 1/f2 1/15 माइनस का d की वैल्यू कितनी है, 10, f1 और f2 10 गुणा 15, 150 हो गया क्या, मैं एलसीएम भी 150 ही लेता हूँ। इससे देखूंगा तो 15 बार, इससे देखूंगा तो 10 बार, ये तो एक बार और माइनस का 10, ये तो जाता रहा, कितना हुआ 15/150 1/10 1/f। तो f बराबर कितना हुआ 10, और वो भी किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। पता चला, ये तो सिंपल सा सवाल था, है ना। चलिए, तो ये सवाल भी हमारे लिए क्या रहा, थोड़ा इजी ही रहा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई है। एक अंतिम सवाल जो मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, सवाल सुन लीजिए बच्चों, क्या बोल रहा है, डेटा मैं यहां लिख दूंगा। देखो क्या बोल रहा है, दो पतले अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस मतलब उत्तल लेंस होते हैं, ध्यान में रखिएगा। उत्तल लेंस की क्षमता, लेंस क्षमता 5 तथा 4 डायप्टर है। तो आपको क्या बोल रहा है, P1 का मान 5 डायप्टर, P2 का मान 4 डायप्टर है, ठीक है, ऐसा बोल रहा है। दो समाक्षीय रूप से एक दूसरे से, ये समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, D का मान 10 सेंटीमीटर है, रखे गए हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। तो तुल्य लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। देखो दो लेंस और इतनी दूरी, वो जो दूरी ना D, उसे बच्चों मीटर में कन्वर्ट कर लेना। क्यों, क्योंकि आपको शक्ति दी हुई है। आपको क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी ज्ञात करनी है ना। तो सबसे पहले आप P ज्ञात करो। P बराबर क्या होना चाहिए, P1 प्लस P2 माइनस D P1 P2, ठीक है। तो यहां पर जब ये D में लिखे हुए ना डायप्टर के अंदर, तो फिर वो मीटर में होना चाहिए, तब जाके काम बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखो। तो हमने 5 प्लस 4 माइनस का, ये तो हो जाएगा 0.1, और ये 5 गुणा 4 कर लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा आंसर कितना लिखना है। P आ जाएगा, जैसे P आ जाएगा तो F इक्वल्स टू क्या होता है, 1/P कर लीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर आप एंड में वापस से 100 से गुणा कर लो, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, पहले तो P निकाल लेना है और फिर F निकालना है। फॉर्मूला मैंने लिख दिया, इस तरीके से आप काम करोगे तो हो जाएगा। आपकी बुक में भी इसी पैटर्न के, इसी तरीके के सवाल हैं, ज़्यादा टिपिकल तो है ही नहीं, तो मैंने ये करवा दिए, तो किताब वाले सवाल भी निकल जाएंगे। और ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ईजी था, छोटे छोटे से पॉइंट है, बारीक बारीक से ध्यान में रखोगे तो हो भी जाएगा। न्यूमेरिकल आपको पता चल गया होगा, टिपिकल तो है ही नहीं, है ना, तो ये ध्यान में रखें।
चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही है। चैनल को जैसे आप सपोर्ट करते हैं वैसे सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।